जैसे ही पत्नी काम पर जाती तो भांजी तुरंत अपने मामा के पास चली जाती और उससे प्यार मोहब्बत किया करती। अब शाम को पति वापस आ जाता और फिर खाना पीना खाकर सो जाता और जैसे ही पति सोता तो भांजी फिर से अपने मामा के पास उसके कमरे में जाया करती और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया करती। और ये सिलसिला दोस्तों ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, इस लड़की के पति की हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। और जैसे ही मामला बिगड़ता है तो इसमें पुलिस एंट्री ले लेती है इस मामले में। और जैसे ही पुलिस उस हत्या का खुलासा करती है तो दोस्तों लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब ये सुनते हैं कि आखिर ये हत्या हुई तो हुई क्यों। कातिल अपने आप को सातिर समझ रहा था कि वो बच जाएगा पुलिस से, लेकिन वो बच नहीं पाया। आप सोच रहे होंगे कि पत्नी ने अपने पति की हत्या की है, ऐसा कुछ नहीं है। कातिल कोई और था और वो पता चलेगा इस कहानी से। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से। और गाजियाबाद का ही एक थाना लगता है, थाना इंद्रपुरम। और इंद्रपुरम थाने के अंतर्गत ही एक जगह आती है खौड़ा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 7 मार्च 2025 की सुबह लगभग 10-11 बजे का समय होता है। एक महिला भागी भागी पुलिस स्टेशन आती है, यानी कि इंद्रपुरम थाने आती है और वहां पे बिलखने लगती है जोर जोर से। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मुझे थानेदार साहब से मिलना है। तो जो कांस्टेबल होते हैं उसे कहते हैं कि अभी तुम थोड़ी देर शांति से बैठो, थानेदार साहब आने वाले हैं। अब वो महिला वहां पे हड़बड़ाई सी बैठी होती है। अब जैसे ही थानेदार साहब आते हैं तो वो सीधी थानेदार साहब के पास जाती है। तो थानेदार साहब कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी हड़बड़ाई क्यों हो और यहाँ पे क्यों आई हो। तब वो महिला बताती है कि साहब मेरा नाम आयशा है और मेरे पति का नाम फैजल है, जो कि कल रात से अचानक से गायब हो गए हैं। मैंने रात भर जितने भी जानने वाले लोग थे उन सबको फ़ोन कर कर के पूछ लिया, जहाँ जहाँ वो जा सकते थे मैं वहाँ वहाँ गई, लेकिन मेरे पति फैजल का कोई भी अता पता ठिकाना नहीं है। मैं उनको बार बार फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। साहब मुझे बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेरे पति ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया और वो समय से अपने घर आ जाते हैं। कृपया कर साहब आप उन्हें ढूंढ दीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो जो थानेदार साहब है वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सारी जानकारी दो। तो वो बताती है कि मेरे पति का नाम है फैजल, जिनकी उम्र है 28 साल। हम लोग मूलतः बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं और आज से लगभग 10 महीने पहले हम गाजियाबाद के खौड़ा में आकर रहने लगे हैं। मेरे पति मजदूर हैं जो कि मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन कल शाम को अचानक उनके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन जैसे ही आया वो घर से बाहर गए, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए। तो थानेदार साहब क्या करते हैं, उसके पति का फ़ोटो, नाम, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें अपने पास नोट कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगी हम तुम्हें तुम्हारे पति को ढूंढ के दे देंगे, तुम चिंता मत करो, जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और जैसे ही वो आ भी जाएँ घर पे तो तुम हमें बता देना। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आयशा की उम्र जो है 26 साल है और फैजल की उम्र जो है 28 साल के आसपास है। अब अचानक से क्या होता है दोस्तों, 7 मार्च 2025 की शाम को ही गाजियाबाद के अभय खंड में एक पार्क है, वहाँ पे क्या होता है, एक शख्स की लाश मिलती है जिसका कि चेहरा जो है पत्थरों से कुचला हुआ था। अब जैसे ही उस आदमी की लाश मिलती है, शख्स की लाश मिलती है, तो पुलिस वहाँ पे जाती है और जैसे ही देखते हैं कि उसका चेहरा कुचला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसकी हत्या की गई है। और उसके आसपास के जब जांच पड़ताल की जाती है तो उसकी जेब में एक कीपैड मोबाइल होता है जो कि स्विच ऑफ होता है। अब उस आदमी के फ़ोटो वगैरह खींचे जाते हैं और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस के पास बस यही था कि आखिर ये आदमी कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो पुलिस वाले जो है आसपास के सारे एरिया में जांच पड़ताल करते हैं अभय खंड में
कि ये आदमी ऐसा तो नहीं यहीं के आसपास का रहने वाला हो, लेकिन ये आदमी यहाँ का रहने वाला नहीं था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जिन जिन लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी उन सभी को फ़ोन करते हैं और ये फ़ोटो जो है व्हाट्सएप करते हैं कि आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही के घर का शख्स है जो गायब हो गया है। अब दोस्तों होता क्या है, ये फ़ोटो जो है आयशा के मोबाइल पे भी जाता है और जैसे ही ये फ़ोटो आयशा के मोबाइल पर जाता है तो आयशा चौंक जाती है और बिखर जाती है, परेशान हो जाती है कि हाय रे हाय, ये तो मेरे ही पति हैं, और सीधे थाने पहुंचती है। अब थाने पहुंचते ही वो बताती है कि साहब यही मेरा पति फैजल है जो कि कल रात से गायब हो गए थे। अब पुलिस वाले जो है आयशा से पूछते हैं कि तुम्हारे पति की किसी के साथ दुश्मनी थी, किसी से क्या कोई लेना देना था? तो वो साफ साफ कहती है कि मेरे पति का किसी से भी कोई लेना देना नहीं था, किसी से कैसी भी दुश्मनी नहीं थी। वो समय से काम पे जाते थे, समय से काम से आते थे और आसपास के एरिया में किसी से यारी दोस्ती भी नहीं थी। हम लोग तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, हम तो बिहार के पूर्णिया ज़िले के रहने वाले हैं, अभी 8-10 महीने पहले ही आए हैं यहाँ पे रहने के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस होती है उसके जेब में उसको एक मोबाइल मिला था, कीपैड मोबाइल। अब उस मोबाइल को चेक करते हैं कि ये मोबाइल से आखिरी बार इसने किससे बात की थी और किस किस से इसका लेना देना है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं दिखता। अब जब मोबाइल ऑन होता है तो उसमें जो आखिरी बार जो नाम होता है वो इबादत का होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इबादत है वो आयशा का मामा है जो कि गाजियाबाद में ही रहता है और इबादत उर्फ इब्बा है इसका नाम। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये इबादत कौन है, तो वो लड़की बताती है कि ये हमारे मकान मालिक हैं और ये रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं। तो पुलिस को लगता है कि भाई मकान मालिक है तो किसी वजह से फ़ोन किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल करती है, आसपास के लोगों से पूछती है, लेकिन पुलिस के पास में कोई भी सबूत नहीं आता हाथ में। अब पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि करें तो करे क्या। अब पुलिस क्या करती है, जो इबादत उर्फ इब्बा है उसके मोबाइल की पूरी डिटेल निकलवाती है कि 7 मार्च और 6 मार्च की रात को ये मोबाइल कहाँ पर था, क्या ये फैजल के मोबाइल के आसपास था लोकेशन पे। तो साफ पता चलता है कि 7 और 6 तारीख की जिस रात को कत्ल हुआ था ये मोबाइल अभय नगर में अभय खंड के पार्क में ही मौजूद था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत इबादत को फ़ोन करते हैं और थाने बुलाते हैं। अब इबादत थाने आता है और उससे पूछा जाता है कि ये बताओ कि फैजल से तुम्हारा क्या लेना देना था, फैजल से कोई तुम्हारी बात थी। तो इबादत साफ मना कर देता है कि मेरा तो इबादत से फैजल से कोई लेना देना ही नहीं था, बल्कि उसके ऊपर तो मेरे 2 महीने के किराए के पैसे भी चाहिए, उसने पैसे ही नहीं दिए, बस ये लेना देना है, वो किराए पर रहता है मेरे पास और मेरी भांजी का पति है। अब वो कहते हैं कि सही सही बताओ, क्योंकि जिस रात को फैजल की हत्या की गई थी उस रात को तुम्हारा मोबाइल भी फैजल के मोबाइल के पास ही था। अगर तुम हमें सही सही बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं तुमसे उगलवाने की। अब जैसे ही पुलिस वाले ये वाली बात बोलते हैं तो इबादत वहीं पे सरेंडर कर देता है और सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। और दोस्तों ये कहानी पहुंच जाती है आज से 8 से 10 महीने पीछे। दरअसल हुआ क्या था, ये जो फैजल है ये बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है और ये काम के सिलसिले में बिहार से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आता है और गाजियाबाद के खोड़ा में ही जो इसकी पत्नी है आयशा, उसके मामा का मकान है जो कि पहले मिस्त्रीगिरी किया करता था। और इबादत की जो पत्नी है आज से लगभग 10 साल पहले मर चुकी है और अब ये अपने बहू बेटों के साथ में खोड़ा में रहा करता है। पहले मिस्त्रीगिरी किया करता था, फिर इसके बाद में इसने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे एक ज़मीन ली और ज़मीन के ऊपर अब इसने 8-10 कमरे बनाए हुए हैं और उन 8-10 कमरों में आजकल किराएदार लोग रहते हैं और उन्हीं से जो पैसा आता है उसी से ये अपना घर यापन करता है। अब इसी बीच क्या होता है, आज से 8-10 महीने पहले फैजल और आयशा भी इसके पास आते हैं काम के लिए। अब ये कहता है कि ऐसा है तुम लोग हमारे घर पे किराए पे रह लो और गाजियाबाद में काम की कहाँ कमी है। तो फैजल और आयशा इसके एक कमरा ले लेते हैं इससे और उसी में आकर किराए पे रहने लगते हैं। अब फैजल जो है मजदूरी का काम किया करता था तो रोज़ाना
चौक पे खड़ा हो जाता था तो वहाँ से इसको काम मिल जाता था, तो चला जाता था। अब क्या होता है दोस्तों, 1-1.5 महीना तो ऐसे गुजर जाता है, लेकिन इसके बाद में जैसे ही फैजल जो है काम पे जाया करता था तो ये इबादत है वो इसके घर पे आयशा से बातें करने आया करता था और उससे पूछता था कि हाल चाल क्या है, पति क्या कमाता है, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, खाने पीने की कैसे चल रही है। तो आयशा भी इसे बातें बताया करती थी। अब जो इबादत है आयशा के कमरे में घंटे घंटे 2-2 घंटे तक बैठ के बातें किया करता था। अब बातें करते करते दोस्तों इन लोगों के बीच में क्या होता है, प्यार मोहब्बत होना शुरू हो जाता है और इबादत बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो जो है उसकी उम्र जो है इस समय लगभग 50 से 55 साल है और उसकी पत्नी 10 साल पहले मर चुकी थी और वो अकेलापन फील करता था, इसीलिए अपने किराएदारों के घर में जाया करता था, उनसे बातें किया करता था और इसीलिए वो आयशा के पास जाया करता था। आयशा रिश्ते में उसकी भांजी थी। अब क्या होता है दोस्तों, फैजल जो है बुजुर्ग है और उसको एक जवान प्रेमिका मिल गई है जिसका नाम है आयशा और उसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल होगी। अब क्या होता है, फैजल और आयशा के बीच में अवैध संबंध होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे मौका मिलता था ये रोजाना कैसे अवैध संबंध बनाया करते थे। अब जैसे ही फैजल काम पे जाया करता था तो इबादत आयशा के घर में आ जाया करता था। अब इसके बाद में क्या होता है, ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम तुम्हारे घर में संबंध बनाएंगे तो हुआ कभी फैजल आ गया तो हमें रंगे हाथ पकड़ लेगा, तो ऐसा किया करो अब फैजल जाया करे तो तुम मेरे घर पे आ जाया करो। अब ऐसा ही होता है, जैसे ही फैजल काम पे जाया करता था वैसे ही आयशा सीधे इबादत के कमरे में आ जाया करती थी और ये लोग संबंध बनाया करते थे। अब क्या होता है, इनका इतने से भी मन नहीं भरता। अब आयशा क्या है, रात को फैजल का सोने का इंतजार करती है और जैसे ही रात को फैजल सोता था तो आयशा सीधे इबादत के कमरे में चले जाया करती थी और संबंध बनाया करती थी तो आ जाया करती थी। अब क्या होता है, फैजल को इन लोगों के ऊपर थोड़ा डाउट हो गया तो एक दिन वो आयशा से पूछता है कि आयशा तुम बार बार क्यों जाती हो मामा के पास। तो वो बताती है कि मामा बेचारे अकेले रहते हैं और उनसे थोड़ा मैं काम वाम होता है उसके उनका काम भी देख लेती हूँ। और क्या है, वो फैजल से बहुत सारे बहाने बना देती है और कह देती है कि देखो 2 महीने का किराया भी नहीं दिया है, तो मामा पूछ रहे थे कि पैसे पैसे कैसे कब दोगी। तो मैं उन्हें समझाने गई थी कि अभी थोड़ा काम धंधा जो है थोड़ा मंदा चल रहा है, तो जैसे पैसे आएंगे हम आपके पैसे दे देंगे। तो फैजल कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, मामा ही तो है। फैजल को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी और उसका जो मामा ससुर है वो दोनों अवैध संबंध बनाते हैं। लेकिन आज से लगभग 15 दिन पहले की बात है दोस्तों। हुआ क्या था, आज से 15 दिन पहले रात के लगभग 2 बजे का समय होता है। आयशा जो है फैजल के कमरे में जाती है और उसके साथ संबंध बना रही होती है। इसी बीच इबादत के कमरे में जाती है और उसके साथ संबंध बना रही होती है और इसी बीच दोस्तों फैजल की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि कमरे में आयशा नहीं है और जब आयशा कमरे में नहीं मिलती तो वो उसको ढूंढता है और ढूंढते 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 फैजल के कमरे पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि आयशा और फैजल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। अब जैसे ही वो उनको देखता है तो तुरंत वहाँ पे शोर मचा देता है और उससे कहता है कि चलो कमरे में। अब आयशा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और उसी दिन से दोस्तों फैजल ने इबादत से बात करना बंद कर दिया और फैजल आयशा से कहता है कि आगे से अगर तुम कभी भी इबादत के कमरे में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें तुरंत तलाक दे दूंगा। अब वो ये भी सोचता है कि जल्द से जल्द कैसे भी करके इबादत के कमरे को खाली कर दूं। अब दोस्तों जो फैजल है वो दूसरा कमरा देख भी रहा था और इधर इबादत को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरी जो मासूका है वो चली जाएगी, 2 महीने का किराया भी है, अब क्या करे क्या ना करे। वैसे 10 साल से बेचारा परेशान था, उसकी पत्नी मर गई थी और अब उसे एक जवान प्रेमिका मिली है, अब वो भी घर खाली करके जाएगी, क्या करे। अब जो है इबादत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो मन ही मन में सोचता है कि क्यों ना फैजल को रास्ते से हटा दूं और इसके बाद में मैं आयशा से शादी कर लूं। अब वो क्या करता है, काम को अंजाम देता है और 7 मार्च की रात को क्या करता है, फैजल को क्या है किसी रिश्तेदार के घर पे जाना था, लेकिन उससे पहले ही इबादत फैजल को फ़ोन कर देता है और उससे कहता है कि आओ चलो पान खाने चलते हैं। अब
फैजल जो है इबादत के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। और इन्हीं बीचों में क्या होता है दोस्तों, इबादत फैजल के लिए शराब लेकर आता है और शराब देखकर तो शराबी बेचारा वैसे बिखर जाता है। अब फैजल भी भूल गया था कि ये इबादत वही है जो कि उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बना रहा था, और अब फैजल इबादत के साथ चला जाता है। ये दोनों अभय खंड के एक पार्क में जाते हैं, वहाँ बैठ के शराब पीते हैं, और शराब पीते पीते ये फैजल को इतनी शराब पिला देता है कि वो टुल्ल हो जाता है। और जैसे ही फैजल जो है अधिक मात्रा में शराब पीता है और वो नशे में होता है, तो इबादत मौका मिलते ही उसके सर में पत्थर पे पत्थर मारता है, और तब तक मारता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए, और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वो सोचता है कि पुलिस वाले जो हैं उसको पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो उसकी आखिरी कॉल थी वो इबादत की थी, और उस कॉल की वजह से ही इबादत जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। अब जो इबादत है और जो आयशा है, ये दोनों जेल में चले गए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्या थी? कमी थी आयशा की। आयशा की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसने अपने ही मामा के साथ अवैध संबंध बनाए। ये महिलाओं के लिए स्पेशल है कि कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए, लड़की को कभी अपने बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, और जो महिलाएं हैं उन्हें अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए। और जो इबादत है वो एक जवान लड़की के चक्कर में पड़ गया। अब ना तो उसे जवान लड़की मिली और ना ही अब वो चैन की ज़िंदगी गुजार पाएगा, और अब वो चैन की ज़िंदगी कहाँ गुजारेगा? वो जेल में गुजारेगा। और जो बेचारा फैजल है उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं, उसकी तो जान बेचारे की ऐसी ही ले ली गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।